अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन के सेकंड पार्ट जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले चंद मेथड्स पढ़े, उन मेथड्स में हमने जानने की कोशिश की कि कैसे हम फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज हम बाकी टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, जिसमें हम मजीद ऐसे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम अपनी खुराक की जो पैदावार है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इसे IDM जो है वो भी कहा जाता है। इट इज एब्रीविएटेड एज IDM। अब इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या है? दरअसल ये एक ऐसा मेथड है, ऐसा तरीकाकार है जिसमें किसी खास बीमारी को खत्म करने के लिए हर वो मुमकिन हर्बा इस्तेमाल किया जाता है जो कि उस बीमारी के खात्मे के लिए जो है वो फायदेमंद साबित हो सकता है। मतलब कि किसी खास बीमारी को खत्म करने के लिए, किसी खास वबाई मर्ज को खत्म करने के लिए हर वो मुमकिन और मुनासिब हर्बा इस्तेमाल किया जाए जो कि उस बीमारी के खात्मे में जो है वो दुरुस्त साबित हो सकता है, उसे हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। क्योंकि इसमें अब मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हम उस बीमारी को मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारे तरीकाकार जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर बुक के मुताबिक हम चलते हैं तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के बारे में वो हमें क्या कहता है? इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पार्टिकुलर डिजास्ट्रस डिजीज और ऑल द कॉमन डिजीजेस। मतलब कि किसी आम बीमारी को या किसी खास वबाई मर्ज को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? ऑफ अ प्लांट, कि किसी प्लांट की आम बीमारी या कोई वबाई मर्ज को खत्म करने के लिए कैन बी अचीव्ड। अब उस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, कैसे मौसर तरीके से हम प्लांट की इन बीमारियों पर काबू पा सकते हैं? बाय यूजिंग ऑल रेलिवेंट एंड एप्रोप्रिएट मेथड्स। कि अगर किसी प्लांट की बीमारी को खत्म करने के लिए या किसी प्लांट पर हमला करने वाली वबाई मर्ज को खत्म करने के लिए अगर हम तमाम रेलिवेंट मुनासिब मेथड्स इस्तेमाल करते हैं उस बीमारी पर मौसर तरीके से काबू पाने के लिए, तो ऐसा जो तरीकाकार होता है इसको हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। दोबारा समझ लें स्टूडेंट्स कि एक प्लांट में पाई जाने वाली कॉमन डिजीजेस या किसी खास बीमारी को खत्म करने के लिए अगर बहुत सारे रेलिवेंट और एप्रोप्रिएट मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उन बीमारियों पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सके, तो ऐसा तरीकाकार जो है वो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में जो है वो आता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है, रेलिवेंट मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस मेथड को हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का नाम देते हैं। किसी आम बीमारी या किसी खास बीमारी को खत्म करने के लिए प्लांट्स में अगर हर मुमकिन और रेलिवेंट मेथड इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस बीमारी पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सके, तो ऐसा तरीकाकार इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जो है उसके जुमरे में आता है। तो पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। उस मेथड के जरिए भी हम प्लांट्स
पर अटैक करने वाले पैथोजेंस और जो हैं इंसेक्ट्स जो हैं उनको किल कर सकते हैं ताकि प्लांट्स जो हैं वो महफूज रहें। बिल्कुल इसी तरह इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट ये दूसरा मेथड है इसी टॉपिक में, जिससे हम प्लांट्स में पाई जाने वाली जो बीमारियां हैं या उन पर प्लांट्स पर हमला करने वाले जो पैथोजेंस हैं उनको किल कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 6 मेथड है, नंबर 6 पे जो मेथड आता है हमारे पास वो है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अब कल्चर टेक्निक प्लांट्स के बारे में जब भी हम कल्चर टेक्निक का नाम आता है तो फौरन हमारा जहन प्लांट्स की तरफ चला जाता है, क्योंकि कल्चर टेक्निक जो है ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके जरिए हम प्लांट्स की मिकदार को जो है वो बढ़ा सकते हैं, प्लांट्स की तादाद में जो है वो इजाफा कर सकते हैं। पहले प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है और फिर उनकी तादाद में इजाफा किया जाता है। यहाँ पे लफ्ज है हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को एरेटेड वाटर में ग्रो किया जाता है, मतलब कि ऐसे वाटर में ग्रो किया जाता है जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से भी ऑक्सीजन दाखिल की जा रही होती है। तो ऐसे वाटर के अंदर अगर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है वेजिटेबल्स हासिल करने के लिए, फ्रूट्स हासिल करने के लिए, फूड हासिल करने के लिए, उसे हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आप ये भी जानते हैं कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, किसी भी पार्टिकुलर प्लांट को ग्रो करने के लिए एक खास न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जरूरी होते हैं, जो अगर वो न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट को, उस पार्टिकुलर प्लांट को अवेलेबल हैं तो वो प्लांट्स जो है वो बहुत तेजी से ग्रो भी करता है और फूड प्रोडक्शन भी उतनी ज्यादा होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक पार्टिकुलर प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन सा पार्टिकुलर मिनरल जो है वो जरूरी है? ये मिनरल्स हम फर्टिलाइजर्स की सूरत में सॉइल में जो है वो ऐड करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक पार्टिकुलर प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन सा मिनरल जो है वो जरूरी है? अब इसके लिए हम सॉइल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जानने के लिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा मिनरल प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, इसके लिए हम सॉइल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो इसकी वजह हमें बता रहा है कि चूंकि सॉइल जो है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मीडियम है, कि सॉइल एक ऐसा मीडियम है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स ऑलरेडी जो है वो मौजूद होते हैं। सॉइल एक ऐसा मीडियम है जिसमें कुदरत की तरफ से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सॉइल में जो है वो मौजूद होती हैं। अब अगर हम एक प्लांट उसमें ग्रो करवाना चाहते हैं सॉइल में और हम एक मिनरल ऐड करते हैं, एक न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं सॉइल में और वो प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है, अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो प्लांट ग्रो कर रहा है वो हमारे ऐड किए गए मिनरल की वजह से ग्रो कर रहा है या नेचुरली तौर पर सॉइल में कोई मिनरल था जिसकी वजह से वो प्लांट ग्रो करना शुरू कर रहा है? तो चूंकि सॉइल में ऑलरेडी बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं तो हमारे लिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा न्यूट्रिएंट इस प्लांट ने इस्तेमाल किया अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो चूंकि सॉइल जो है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मीडियम है, सो इट इज इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट बाय ग्रोइंग इन द सॉइल। तो अगर हम किसी प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को स्टडी करना चाहते हैं कि एक प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो रिक्वायर है, उसके लिए हम सॉइल में एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सॉइल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मीडियम है, लिहाजा सॉइल के अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करके ये नहीं पता लगा सकते कि उनके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी है और कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी नहीं है। तो इसके लिए फिर बायोलॉजिस्ट ने एक टेक्निक जो है वो डिस्कवर की जिसे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में जैसा कि अभी हमने बात की थी, इस टेक्निक में क्या किया जाता है, प्लांट्स आर ग्रोन,
प्लांट्स आर ग्रोन। अब कौन सा प्लांट? वो प्लांट जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उसे कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो जरूर रिक्वायर है, उस प्लांट को हम क्या करेंगे, इस टेक्निक के मुताबिक उस प्लांट को जिसके बारे में हम न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जो है, न्यूट्रिएंट जानना चाहते हैं, उस प्लांट को हम क्या करेंगे, दे आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर। उस प्लांट को एरेटेड वाटर में ग्रो किया जाएगा, ऐसे वाटर में ग्रो किया जाएगा जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो शामिल की जा रही होगी। अब चूंकि यहां पर प्लांट को वाटर के अंदर ग्रो किया जा रहा है, अब कौन से वाटर के अंदर? प्योर वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो किया जा रहा है, जिसमें एज सच कोई मिनरल ऑलरेडी मौजूद नहीं है, और सिर्फ हम उसमें ऑक्सीजन जो है उसको ऐड करें, चूंकि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो वाटर के अंदर हम A1 by 1 मिनरल्स को ऐड करेंगे। तो जिस मिनरल के ऐड करने से वो प्लांट ग्रो करना शुरू कर देगा, तो हमें बासानी पता चल जाएगा कि उस प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा पार्टिकुलर मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत जरूरी है। तो इस टेक्निक में एक पार्टिकुलर प्लांट को इरेटेड वाटर में ग्रो किया जाएगा, और फिर उस वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, साल्ट्स को 1 by 1 करके जो है वो ऐड किया जाएगा, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा न्यूट्रिएंट, मिनरल या साल्ट जो है वो उस प्लांट की, उस पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है वो जरूरी है। देखिए, अब ये इस टेक्निक से हम ये तो पता लगा सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स कौन से प्लांट के लिए जरूरी है, लेकिन ये टेक्निक जो है इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना जो है वो इतना आसान नहीं है कि जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्लांट्स को इरेटेड वाटर में ग्रो किया जाएगा और न्यूट्रिएंट्स 1 by 1 ऐड किए जाएंगे। ये कहना आसान है, लेकिन इस टेक्निक को प्रैक्टिकली करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो यही इस टेक्निक का डिसएडवांटेज है कि ये कोई आसान टेक्निक नहीं है। इट इज नॉट अ फिजिबल टेक्निक। फिजिबल का मतलब है आसान, ये कोई इतनी आसान टेक्निक नहीं है। सिर्फ चंद कंट्रीज ही हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक का फायदा जो है वो ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स को होता है, जो खलाबाज होते हैं जेट्स के अंदर, जो है रॉकेट्स के अंदर, सैटेलाइट्स के अंदर जो है, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये टेक्निक जो है वो वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए जो है वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वेजिटेबल आना है, फॉर ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये टेक्निक जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। अब हम आ जाते हैं कि क्या कोई ऐसी टेक्निक भी है जिससे हम फूड्स जो हैं उसको लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फूड्स होती हैं जो लंबे अरसे तक सरवाइव नहीं कर सकती। उनका जो ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, वो बहुत कम होता है और उसके बाद वो गलना सड़ना शुरू कर देती हैं, डीकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं, खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो बायोलॉजिस्ट ने इस मामले में भी हमारी जो है वो रहनुमाई फराहम की है। मेनी टेक्निक्स हैव डेवलप्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलेज एंड ट्रांसपोर्ट इट टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब खुराक जो है वो एक जगह पर बनाई जाती है, फिर उसको दूर दराज ट्रांसपोर्ट करके दूसरी कंट्रीज में, दूसरे शहरों में भेजा जाता है। तो उस फूड का जो ड्यूरेशन है वो लेंथी होना चाहिए, या हमें ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे अगर वो फूड दूर दराज इलाकों में भी अगर भेजी जाती है, शहरों में भेजी जाती है, दूसरे मुल्कों में भेजी जाती है, तो उसके खराब होने का अंदेशा ना हो। तो बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो इस मामले में भी बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो डेवलप कर ली गई हैं। मैनी टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलेज एंड ट्रांसपोर्ट इट टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं। उनमें से एक जो बड़ी कॉमन सी टेक्निक है जो अक्सर हम घरों में भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, पास्चराइजेशन टेक्निक। पास्चराइजेशन ये एक टेक्निक है जिसे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट लुइस पास्चर ने जो है वो डिस्कवर किया था, डेवलप किया था, इसीलिए इसे हम पास्चराइजेशन कहते हैं। अब इस टेक्निक के मुताबिक हम जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पास्चराइजेशन क्या है, ये एक ऐसी फूड प्रेजर्वेशन टेक्निक है जिसके जरिए हम जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं
उनको हम क्या कर सकते हैं, लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। इस टेक्निक के बारे में अगर हम थोड़ा सा सिंपली जानने की कोशिश करें तो इस टेक्निक में जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हाई टेम्परेचर पर जो है वो चंद सेकंड्स के लिए, चंद मिनट्स के लिए जो है वो हीट अप किया जाता है, जिससे उसमें मौजूद बैक्टीरिया जो हैं वो किल आउट हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट जो है, वो डेयरी प्रोडक्ट जो है वो लंबे अरसे तक महफूज हो जाती है। तो ये जो टेक्निक जो कि लुइस पास्चर ने डेवलप की है, इट इज यूज्ड फॉर प्रेजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको महफूज करने के लिए ये पास्चराइजेशन टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जो कि एक बायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर ने जो है वो डिस्कवर की है। तो ये वो मेथड्स थे जिनके जरिए हम अपनी खुराक की जो पैदावार है, फूड प्रोडक्शन जो है वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं।